This conference will now be recorded. जी क्या कह रहे थे, आपकी आवाज कट गई। ओके, क्लियर हुई थी चीजें। ये विजुअलाइजेशन तक आपने किया था ना, वो इंस्टॉल भी कर दिया था वर्चुअल मशीन इंस्टॉल पे। नहीं किया था, बस उसमें मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा था। अभी हम दोबारा से आप करते हैं गो। हाँ जी, स्पेसिफिकेशन वगैरह उसकी तो किस तरह वो डिफाइन करनी है उसमें, रैम और इस तरह जी की। जी जी जी। अच्छा, बेसिकली कल जो हमने चीजें डिस्कस की थी उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास विजुअलाइजेशन की दो टाइप्स होती है। एक को हम हार्डवेयर विजुअलाइजेशन कहते हैं, दूसरे को हम सॉफ्टवेयर विजुअलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली जो होती है हमारी होस्टेड विजुअलाइजेशन। ठीक है, होस्टेड वर्चुअलाइजेशन को हमने इन डिटेल देख लिया था। इसमें हमने ये भी देखा था शेयर्ड क्या होता है, डेडिकेटेड क्या होता है, स्वैप मेमोरी क्या होती है हमारी, और वर्चुअलाइजेशन में मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसको हम किस तरह से लेके चल रहे होते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने प्रोसेसर को देखा था, उसकी सॉकेट क्या होती है, कोर क्या होती है, लॉजिकल प्रोसेसर्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, तो उसमें फिर हमने VMware वर्कस्टेशन में देखा था मेमोरी क्या होती है, हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर ली थी मेमोरी की। ठीक है ना। तो हमने देखा था मैक्सिमम रिकमेंडेड मेमोरी क्या होती है, रिकमेंडेड मेमोरी क्या होती है, और कैस्ट की जो है मिनिमम रिकमेंडेड मेमोरी वो क्या होती है। ठीक है, और फिर हमने ये देखा था कि हमने जो एडजस्ट की हुई होती है मेमोरी वो क्या होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोसेसेस भी देख लिया था, वो क्या क्या होते हैं और किस तरह से यहाँ पे हमारा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव ऑलरेडी हमने इसमें एक क्रिएट की थी ड्यूरिंग इसके क्रिएशन। तो 60 GB की हमने इसमें क्रिएट की थी। अगर आपने मल्टीपल ऐड करनी है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। उसके बाद ये होती है यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास CD या DVD की। अगर आपने उसको देना है बेसिकली आईएसओ इमेज के वो इंस्टॉलेशन कहाँ से करें, तो वो यहाँ से आप आके उसको दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये दो ऑप्शन आ रही होती है कनेक्शन में, एक आ रही होती है यूज फिजिकल ड्राइव और दूसरी आ रही होती है यूज आईएसओ इमेज फाइल। तो अगर आप यूज फिजिकल ड्राइव करते हैं तो वो आपके यहाँ पे जो भी आप इसमें अटैच करेंगे, आपकी डीवीडी होनी चाहिए, वो ऑटो डिटेक्ट करेगा उसको और यहाँ पे आपको फिर उससे रन करके दे देगा। दूसरी ऑप्शन होती है कि आप इसको कोई ना कोई आईएसओ दे दें। तो बेस्ट हमारे पास ऑप्शन ये थे कि हम इसको आईएसओ दे दें। उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्राउज में आएंगे, सॉफ्टवेयर में आते हैं, यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, विंडोज में आते हैं, और यहाँ पे जो भी हमारे पास विंडोज 11 का आईएसओ है वो हम यहाँ पे इसको दे देते हैं। ठीक हो गया। तो वो क्या करेगा, यहाँ से वो आईएसओ ले लेगा और इसके थ्रू बेसिकली बूट करवा के इसमें इंस्टॉलेशन कर देगा। ठीक हो गया। सेकंड थिंग होती है यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क अडॉप्टर। नेटवर्क अडॉप्टर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको बेसिकली 4 डिफरेंट नेटवर्क कनेक्शन की कैटेगरीज आपको शो करवा रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कस्टम की, बाय डिफॉल्ट वो नेटिंग पे होता है, नेटिंग पे वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई इसमें ले लेता है कनेक्शन। ठीक है, अगर हम कस्टम की बात करें, उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास मल्टीपल वो वीएम नेट्स दे रहा है, वीएम नेट 0 से लेके 19 तक। ठीक है, वीएम नेट बेसिकली है क्या, जैसे आपका फिजिकल इन्वायरमेंट में एक फिजिकल नेटवर्क स्विच होता है, इसी तरह से यहाँ पे वीएमवेयर ने आपको डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क स्विचेस प्रोवाइड किए हुए हैं। बेसिकली ये वो चीज़ है, इसको आप अपने फिजिकल नेटवर्क स्विच के साथ रिलेट कर सकते हैं। अगर इन केस में यहाँ पे VMNet 19 लेता हूँ तो इसका मतलब है कि जो 19 नंबर स्विच है इसमें मैं उसको यूज कर रहा हूँ। और अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की हुई हैं अपने नेटवर्क
इन्वायरमेंट में, वर्चुअल नेटवर्क इन्वायरमेंट में। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बेसिकली उन सब जो भी मेरे पास वर्चुअल मशीन है सबको एक ही नेटवर्क स्विच के साथ कनेक्ट करूँ। तो मैं उसमें बेस्ट ऑप्शन मेरे पास ये होती है कि मैं कस्टम में आऊँगा और कोई एक यहाँ पे स्विच चूज कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं VMNet 5 चूज कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी मेरी VMNet 5 में कनेक्ट हो और वो आपस में कम्युनिकेशन करें। ठीक है ना, इसकी समझ आ गई है? इसका थोड़ा सा दोबारा बताएंगे, ये स्पेसिफिक वर्चुअल नेटवर्क जो है बीच बीच में ना इसका आवाज ये थोड़ी सी डिस्टॉर्शन होती है, तो उसमें अच्छा, यानी आपके एंड में थोड़ी डिस्टॉर्शन हो रही है। इसका मैं आपको बेसिकली ये बता रहा था, थोड़ी सी मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है। ये आपका जो भी डेटा सेंटर है, ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है, डिफरेंट सर्वर्स होते हैं। और जो भी आपके सर्वर है वो बेसिकली क्या होता है, किसी न किसी भी जो भी आपके पास वहाँ पे फिजिकल नेटवर्क स्विच है इसके साथ कनेक्ट होते हैं। ऐसे ही है। हाँ जी, हाँ जी। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक नेटवर्क स्विच है और इसमें डिफरेंट पोर्ट्स हैं। और हर पोर्ट के साथ क्या है, मेरा कोई ना कोई एक सर्वर कनेक्ट है। ठीक है, जैसे मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ। इसको पकड़ना किससे है, और एक मेरे पास ये है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, और एक, एक मेरा इधर कनेक्ट है, इसको मैं ब्लू दे देता हूँ कलर। इस तरह से मेरे पास ना मुख्तलिफ सर्वर हैं। वो क्या हो रहा है, जो भी मेरे पास यहाँ पे फिजिकल स्विच है उसके साथ वो किसी न किसी पोर्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना। ठीक ठीक। सेम सेम इसी तरह से इसने हमें मुख्तलिफ आपको यहाँ पे नेटवर्क स्विच प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वर्चुअल स्विच। फिजिकल स्विच होता है। और इसी तरह VMware हमें क्या बता रहा होता है, यहाँ पे उसके पास एक वर्चुअल स्विच होता है। ठीक हो गया। तो ये आप कह सकते हैं उसने आपको 0 से लेकर 19 तक 20 डिफरेंट वर्चुअल स्विचेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? जी सर। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे जितनी भी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं वो तमाम की तमाम वर्चुअल मशीन आपके किसी एक स्विच के साथ कनेक्ट हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से देखें, जैसे यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि ये जैसे मैंने एक ही स्विच पे 3 डिफरेंट सर्वर्स कनेक्ट किए हैं। ठीक है ना, तो वो यहाँ पे आपको, आप कोई भी यहाँ से कस्टम स्विच ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं VNet 0, इसके साथ आपके यहाँ पे जितने भी ये मशीन्स क्रिएट हुई हुई या सर्वर्स क्रिएट हुए वो सारे के सारे अटैच हो जाए। तो आप बेसिकली उनको इस तरह से अटैच कर सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? जी ठीक है। तो कस्टम में आपको ये बेनिफिट हो जाता है। नेटिंग में वो देखें, अगर मैं नेटिंग चूज करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेटिंग के लिए उसने एक फिक्स किया हुआ VM नेट 8, उसके आगे उसने ब्रैकेट में आपको नेट दिया हुआ है। वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि आप बेसिकली क्या है, नेटिंग में आपका सिर्फ ये स्विच यूज होगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये नेटिंग पे ही होता है। अगर मैं कैंसिल करके दोबारा से मैं नेट अडाप्टर में आता हूँ,
ठीक है, तो ये देखें बाय डिफॉल्ट वो कहाँ पे जा रहा है, नेटिंग पे जा रहा है। ठीक। तो अगर हम कस्टम में आके देखें तो वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका VM नेट 8 है वो बेसिकली सिर्फ ये आपका नेटिंग के लिए यूज हो रहा है। तो समटाइम जब आप इसमें डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं या सर्वर्स क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको क्या होता है, समटाइम इशू आता है कि आपकी एक वर्चुअल मशीन दूसरी से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। ठीक है, नेटिंग पे होने के बावजूद, नेटिंग में हमने देख लिया वो एक ही स्विच को यूज कर रहा है, उसके बावजूद वो वहाँ पे इशू क्रिएट करती है। तो उसका बेस्ट फिर वे ये है कि आप कस्टम में आए और यहाँ से आके आप कोई भी एक स्विच ले लें और सारे जितने भी आपके पास वर्चुअल मशीन है उस स्विच पे आप उसको कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो वो आपकी फिर वो प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर देंगी। ठीक ठीक। हाँ, इन केस अगर आप डिफरेंट इसमें सिनेरियो डिजाइन करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि दो मशीन आपकी एक वर्चुअल नेट के साथ कनेक्ट हो, दो दूसरे के साथ हो और एक एक अलग स्विच के साथ कनेक्ट हो, तो फिर आप उस सूरत में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दो को आप एक पे रख लें, आपने 17 पे रख लिया, दो को आप 0 पे रख लें, एक को आप किसी और पे रख लें, लेट्स से 7। तो इस तरह से आप वो जो भी आपका सिनेरियो होगा वो यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड यहाँ पे आपके पास है ऑप्शन होस्ट ओनली की। होस्ट ओनली में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप अपनी मर्जी का कोई कस्टमाइज आईपी एड्रेसिंग स्कीम बनाना चाह रहे हैं और उसको यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप किस पे जाएंगे, होस्ट ओनली पे जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली जैसे आप अपने एक फिजिकल एनवायरनमेंट में होता है आप डिफरेंट उसमें आईपी स्कीम्स यूज कर रहे होते हैं कि हर डिपार्टमेंट की आपने आईपी स्कीम डिफरेंट रखी हुई होती है कि ये सेल्स का डिपार्टमेंट है, आपको वो आईपी से पता चल जाता है कि ये सेल्स का कंप्यूटर है, ये प्रोक्योरमेंट का है, ये आपका अकाउंट्स का है। ठीक है ना, हर डिपार्टमेंट के लिए आपने एक अलग से आईपी स्कीम रखी हुई होती है। अगर आप उस तरह से इसमें कोई सेटअप करना चाह रहे हैं तो आप होस्ट ओनली पे आके तो वो सारी सेटिंग उसकी कर सकते हैं। उसके लिए आपको नॉर्मली क्या करना पड़ता है, इसमें एक लूप बैक अडॉप्टर क्रिएट करना पड़ता है पहले अपने फिजिकल मशीन में, फिर उसके साथ आप इसकी कम्युनिकेशन करा पाते हैं। ठीक है, दूसरा फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए आप ब्रिज को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो ब्रिज के आगे लिख भी रहा है कनेक्टेड डायरेक्टली टू फिजिकल नेटवर्क। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं आपका नॉर्मली अगर आप अभी इसमें कोई वर्चुअल मशीन रन करेंगे और आप पिंग करने की कोशिश करेंगे अपने जो भी आपके पास यहाँ पे बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो उसको पिंग नहीं कर पाएगी, बेशक उसकी फायरवॉल ऑफ ही क्यों ना हो। उसकी रीजन ये है कि इसकी आईपी स्कीम डिफरेंट होगी और उसकी डिफरेंट होगी, तो उस वजह से वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगी, फिर वो बिल्कुल आइसोलेट होगा यहाँ से आपके बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अगर आपने उसकी कम्युनिकेशन करवानी है तो आपको इसको ब्रिज पे शिफ्ट करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि जो वो इंटरनेट वगैरह बाकी चीजें भी यूज करें तो आप उसको रेप्लिकेट कर देंगे फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन स्टेट के साथ। ठीक है, इसको भी चेक कर देंगे, नॉर्मली अनचेक होती है, बेशक आप इसको अगर ये देखें मैं दोबारा भी इस पर चेक करता हूँ तो ये अनचेक ही रहती है। ठीक हो गया। ठीक है, तो तो बेसिकली यहाँ पे ये रेप्लिकेट फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन स्टेट करने से इंटरनेट वगैरह भी मतलब कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हाँ जी, आप रेप्लिकेट करेंगे ना तो उस पर जब आप ब्राउजर पे इंटरनेट चलाएंगे तो वो प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। ठीक है, वर्चुअल मशीन में। जी जी एग्जैक्टली, ये अभी भी करेगा, आप इसको नेट पे रखें या कस्टम पे रखें तब भी ये इसमें इंटरनेट चल रहा होगा। ठीक है ना, तो फिर मतलब फिर लेकिन जब आप इसको मूव करेंगे ना इस पे ब्रिज पे, क्या आप चाहते हैं कि ये आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जो भी आपका ये बेस ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल है, या आप इसको अगर आपने कोई एक टेस्टिंग सिनेरियो बनाया है इसमें अपने VMware वर्कस्टेशन में और आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो भी आपके डेवलपर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं वो इस पे टेस्टिंग कर लें, तो इसको अगर आप फिजिकल अपने इन्वायरमेंट का पार्ट बनाना चाहेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको ब्रिज कर देंगे। मतलब यानी कि अगर मैंने ये जो जैसे ये विंडो 11 मैंने की हुई है, इसके ऊपर मैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ अलग से,
ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली दूसरे जितने भी हैं जो एंड यूजर है वो यूज कर लें, तो वो यानी कि कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसके साथ डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं जी, अगर आप इसको ब्रिज पे कर देंगे अगर फिर वो ब्रिज पे उसको करता हूँ। एक्सेस कर लेंगे। हाँ जी, ठीक आपके ठीक एनवायरनमेंट में वो इजीली उसको ना वो एक्सेस कर सकते हैं और उस पर वर्किंग कर सकते हैं। ठीक क्लियर है पॉइंट? ठीक। तो बाकी इसमें फिर आगे फर्दर चीज़ें हैं, इसमें यूएसबी कंट्रोलर है, यहाँ पे आपको बता देगा ये मैक्सिमम कहाँ तक सपोर्टेड है। ये भी लेटेस्ट जो भी हमारी यूएसबी पोर्ट आई हुई 3.1 वहाँ तक सपोर्टेड है। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 1.1, 2.0, 3.1 ये तमाम जितने भी अब तक यूएसबी पोर्ट्स आई हुई हैं, फिजिकल पोर्ट्स जो होती है हमारी, वो तमाम को ये सपोर्टेड है। ठीक है ना? इस तरह से ये साउंड कार्ड है, प्रिंटर को भी सपोर्ट करता है, और ये आपके ये जो भी आपका फिजिकल इसमें आप कह रहे हैं जो भी आपका डिस्प्ले अडॉप्टर लगा हुआ वो इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या करेगा, रेप्लिकेट कर देगा। कैसे करेगा, उसके लिए इस पे ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं। ठीक है ना? उसको यहाँ पे ये नाम देता है VMware टूल्स का। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली इस पे VMware टूल्स को इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम इस पे जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमने बेसिकली इस पे VMware टूल्स को इंस्टॉल कैसे करना है। तो वो सारे के सारे जितने भी आपके बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं, सेम वो सारे के सारे ड्राइवर उस पे इंस्टॉल कर देगा और आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास टैब है ऑप्शंस का। इसमें भी आपको बेताशा चीजें नजर आ जाएंगी, आपने क्या काम करना है, कैसे करना है। इसमें पावर है, शेयर फोल्डर्स है, स्नैपशॉट्स हैं। ठीक है ना? इसके आप स्नैपशॉट्स भी ले सकते हैं। आपको इसमें टेस्टिंग कर रहे हैं और आपको पता है कि अगर आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपका ओएस क्रैश हो जाए। ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे, इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। स्नैपशॉट ले लेंगे, उसके बाद तो आप उसको रिवर्ट कर देंगे। अगर किसी सूरत में वो आपका क्रैश हो जाता है, रिवर्ट करेंगे तो वो फिर आपको प्रीवियस स्टेट में लेके चला जाएगा। ठीक है ना? ये भी इसमें ऑप्शन होती है। उसके बाद ये ऑटो प्रोटेक्शन वगैरह और ये गेस्ट आइसोलेशन और ये एक्सेस कंट्रोल, ये VMware टूल्स, ये भी हमने इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, यहाँ पे बेताशा ऑप्शन होती है। अच्छा, इसमें एडवांस आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम बात करें फर्मवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी अगर हम हार्डवेयर परचेज करते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है या सर्वर वगैरह है, उसमें बेसिकली दो तरह के फर्मवेयर यूज हो रहे हैं। ओल्ड जो था हमारा वो कौन सा था, बायोस, और जो न्यू यूज हो रहा है वो है UEFI। ठीक है, ये आई ठीक है थिंक थर्ड या फोर्थ जनरेशन से UEFI आ गया था मार्केट में। तो ये बेसिकली दोनों फर्मवेयर है जिस पे हमारा सारा सारा हार्डवेयर वर्क कर रहा होता है। ठीक है ना? इसमें सारी हार्डवेयर इंफॉर्मेशन होती है, वो किस तरह से उसने फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, ये सारे उसके लिए ये चीज़ें हैं। तो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, अभी मैं आपको वो नहीं दिखा रहा ऑप्शन, इसको मैं ओके कर देता हूँ सिंपली। इसको एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ, हमने ISO दिया था क्या वो यहाँ पे शो करवा रहा है या नहीं। नहीं सही दिया। ठीक है, यहाँ से मैं चूज करता हूँ ISO को और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जाकर पावर ऑन करता हूँ वर्चुअल मशीन को। तो ये देखिएगा, ये मेरा ISO रन नहीं करेगा, मुझे एरर थ्रो करेगा। ठीक है, ये उसने EFI नेटवर्क टाइम आउट एरर दे दिया। बेसिकली ये क्या है एरर, ये जो हमारे ISO जो हम यहाँ पे रन कर रहे हैं ना, बेसिकली उसमें क्या है कि ये इसको बाय डिफॉल्ट लेके जा रहा है UEFI पे। ठीक है, जबकि जो मेरा यहाँ पे हार्डवेयर है वो UEFI सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, अभी मैंने उसकी UEFI ऑफ की भी, उसको मैंने नहीं ऑन किया हुआ। तो ये बेसिकली यहाँ पे मुझे एरर थ्रो करेगा। अब मैंने इसको दूर कैसे करना है, अगर आप इंस्टॉलेशन करते हैं और आपको ये चीज़ फेस होती है यहाँ पे, इसको मैं शट डाउन करूँगा। शट डाउन करने के बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा से यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर दें या यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दें तो आपको सेटिंग्स में ले आएगा।
उसके बाद ऑप्शंस में आएंगे, इसके एडवांस ऑप्शंस में आएंगे, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि फर्मवेयर टाइप आप कौन सी यूज करें। बाय डिफॉल्ट कौन सी ली हुई इसने, UEFI। तो आप इसको बायोस कर देंगे, बायोस करके इसको ओके कर देंगे। उसके बाद अगर आप इसको पावर ऑन करेंगे तो ये आपको एरर थ्रो नहीं करेगा, अभी ऑटोमेटिकली बूट कर देगा यहाँ से। ठीक है, सही सही है। तो ये आपने जहन में रखना है। अगर आप किसी ओल्ड हार्डवेयर पे इसको रन कर रहे हैं तो वो आप इसको बायोस पे कर दें। जी फयाज, आपको क्वेश्चन है? अच्छा, बेसिकली मैं आपको ना ये बता रहा था कि नॉर्मली जो भी है, जब भी हम हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हार्डवेयर जितना भी आपका चल रहा होता है वो बेसिकली फर्मवेयर पे चल रहा होता है। ठीक है, तो फर्मवेयर यहाँ पे हमारे पास मार्केट में 2 डिफरेंट यूज हो रहे हैं। एक है आपके पास इसमें बायोस, जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, दूसरा आपके पास ये UEFI है, ये आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी है। ठीक हो गया? तो मार्केट में आपको दोनों किस्म के हार्डवेयर मिलेंगे, बायोस बेस भी मिलेंगे, UEFI बेस भी मिलेंगे। जब आप ये जो VMware वर्कस्टेशन हमने इंस्टॉल किया हुआ है, साथ साथ मैं ना इसकी इंस्टॉलेशन भी कंटिन्यू करता हूँ। ये सेम आपके जैसे आप एक नॉर्मल हार्डवेयर पे इंस्टॉलेशन करते हैं विंडो की, सेम उसी तरह से यहाँ पे सारे स्टेप्स आएंगे। इसको नेक्स्ट करें, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। तो जब भी आप कहीं पे किसी भी हार्डवेयर पे काम करने लगेंगे तो आपको दोनों किस्म के हार्डवेयर मिलेंगे। ओल्ड टेक्नोलॉजी के भी मिलेंगे जिसपे सिर्फ बायोस सपोर्टेड है, और UEFI सपोर्टेड भी मिलेंगे। तो यहाँ पे जो हमने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है VMware वर्कस्टेशन का, इसको क्या है बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट आपके UEFI पे आपको लेके जाता है। ठीक है, तो अगर आप ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आपका जो हार्डवेयर है जिस पे आप इसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो बायोस बेस है उसका फर्मवेयर, तो आप क्या करेंगे बेसिकली उसकी एडवांस ऑप्शंस पे जाएंगे। ये मैं सेटिंग्स में आया तो यहाँ से आपने ऑप्शंस में आना है और एडवांस में आ जाना है। यहाँ पे आप आएंगे तो ये आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये? अभी हमने ये मशीन रन की हुई इसलिए हमें यहाँ पे इसने ग्रेड आउट कर दिया, हमें ऑप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पे इसको चलाने के लिए। अच्छा जी, यहाँ से हम कोई एक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं विंडोज 11 प्रो ले लेता हूँ, उसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ जो भी इसने हमें यूला दिया है। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आती हैं, फर्स्ट होती है अपग्रेड की, सेकंड होती है कस्टम इंस्टॉलेशन की। अपग्रेड इंस्टॉलेशन क्या है? अगर आपके यहाँ पे पहले से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने विंडोज 8 या विंडोज 10 इंस्टॉल की हुई है और आप उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं 11 पे, तो आप यहाँ से अपग्रेड चूज कर लेंगे। अगर आप ये बेयर मेटल पे कर रहे हैं तो उसमें पहले कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, आपने सब कुछ फॉर्मेट करना है, नए सिरे से इंस्टॉलेशन करनी तो आप कस्टम यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको हार्ड दिखा देगा। अगर आप इसके पार्टीशन करना चाह रहे तो न्यू पे जाके आप इसकी यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाह रहे, सिंगल रखना चाह रहे, इसको एज इट इज रहने दें और नेक्स्ट करते हैं। सर ये जो ड्राइव हमने जो सिलेक्ट की हुई थी वो उसी की उठा रहा है ना स्पेस जो? जी जी, जब हमने कल क्रिएशन की थी तो उसने हमें बताया था कि 60 GB की वो एक ड्राइव क्रिएट कर रहा वही है ना, जहाँ पे हमने वो देखा था कि स्प्लिट फाइल और सिंगल फाइल। वही। तो ये बेसिकली वहाँ पे वो हमें ऊपर बता रहा था कि हमारी ये 60 GB की आपकी ड्राइव है, वो आप कम ज्यादा स्पेस कर सकते हैं।
मतलब ये हो गया, ये 60 GB है, बेसिकली हम इसका स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब अगर 40 GB विंडो और रिमेनिंग जो है वो वैसे हम रख लें फाइल्स वगैरह हाँ के जी, लिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे पार्टीशन नहीं की। इंस्टॉलेशन के बाद अगर आपने पार्टीशन करनी थी तो आप कहाँ से जाके करते हैं पार्टीशन, आइडिया है? सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना जिनके थ्रू हम कर लेते हैं। नहीं, डायरेक्ट भी हो जाती है, इनका अपना टूल है विंडोज का भी, डिस्क मैनेजमेंट के नाम से। हाँ हाँ जी, वो डिस्क मैनेजमेंट ऐसे यूज करके वो पार्टीशन मैजिक वगैरह भी है, सॉफ्टवेयर वगैरह उसके थ्रू भी हो जाता है। हाँ जी, लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड ये करता हूँ कि जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उनका अपना टूल है, उसके थ्रू आप करें। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उनका अपना टूल है, उसके थ्रू करें। थर्ड पार्टी यूज़ करने की एक अलग रीज़न होती है, ठीक है ना? तो अगर आपने उसकी कमांड रन करनी हो तो उसके लिए कमांड होती है disk mgmt.msc, ठीक है? इसके थ्रू आपके ये डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी रन होती है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आके बेसिकली आपकी वो बता रहा होगा, एक तो होगी इसकी ये रिजर्व्ड आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, इसको तो आपने छेड़ना नहीं, आपकी सिर्फ सिर्फ सी दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना? उसमें सिंपली आपने राइट क्लिक करना है और उसको श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करना है। ये कैलकुलेट करेगा और आपको बताएगा कि आपको वो सी ड्राइव में से कितनी स्पेस दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन करके यहाँ पे आपको आफ्टर 1 और 2 मिनट्स दिखा देगा। तो अगर आपने वो उतनी स्पेस या उससे कम स्पेस उसमें से निकालना चाह रहे हैं, सी में से आप निकाल सकते हैं। वो एक आपको सेपरेट दे देगा ड्राइव। तो उसके बाद आप उस पर राइट क्लिक करें और क्रिएट सिंपल वॉल्यूम करके तो उसको फॉर्मेट कर दें। ठीक है, इसमें अब ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि वो ऑलमोस्ट सिर्फ सिर्फ मेरे ख्याल से फुल है मेरी ये सी ड्राइव। तो ये मुझे बता रहा है कि ऑलमोस्ट वो आपको 1.2 GB वो इसमें से सिर्फ सिर्फ दे हाँ सकता है। 1 GB, हाँ जी ऐसे ही 1.2। ठीक है ना? मैं श्रिंक करूंगा, श्रिंक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ ये मुझे एक अलग से दिखा देगा। उस पर फिर क्या करना है, आपने सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही थी क्रिएट सिंपल वॉल्यूम की। ठीक है, वो आप क्रिएट सिंपल वॉल्यूम कर दें, वो उसको फॉर्मेट करेगा और आपके पास फिर आपके यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में आएंगे तो वो आपकी वो ड्राइव शो हो जाएगी। ठीक है सिंपल। सर। थर्ड पार्टी टूल यूज करने की एक अलग रीजन होती है। वो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सी की बात करें, जैसे कि यहाँ पे इसमें मेरी ऑलमोस्ट सी ड्राइव फुल है, ठीक है ना? तो अब आप सी को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से किसी भी ड्राइव से, चाहे वो आप डी ड्राइव से कर लें, ई से, एफ से, किसी से भी अगर आप इस तरह से स्पेस फ्री करेंगे तो आप उसको इसमें जम नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो उसके लिए फिर आपको थर्ड पार्टी जो भी पार्टीशनिंग टूल्स हैं उनका सहारा लेना पड़ता है, जी तब सर आप ऐसे ही है। उसमें इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक हो गया? कोई और क्वेश्चन? सर ठीक है। जी फयाज, आपका तो नहीं है कोई क्वेश्चन? अगर है तो आप कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये बस मैं आपको, आप लोगों को ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि वर्चुअलाइजेशन में किस तरह से वर्किंग हो रही होती है। आपके कोर्स का पार्ट नहीं है और ना ही आपने ऐसी कोई वर्किंग करनी है कोर्स में। बेसिकली ये चीज़ें करके दिखाने का मकसद ये आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए, क्योंकि इसमें से बहुत सी चीज़ें जैसे कल डिस्कशन हुई है हमारी, अगर हम इसको स्क्रॉल अप करते हैं, शेयर्ड और डेडिकेटेड की।
ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे आपके वहाँ पे क्लाउड में, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इन चीज़ों से गो थ्रू करवाया जा रहा है कि आपकी एक अच्छे से बेस बन जाए और आपको वहाँ पे किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है सर। अच्छा, अब आप लोगों को याद होगा, अगर हमने जो सेकंड लेक्चर किया था, मैं इसको रब कर रहा हूँ। सेकंड लेक्चर जो किया था उसमें हमने ये देखा था कि जब भी आपने, अगर मैं पहले टाइप कर देता हूँ, जब भी आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कोई भी, फॉर एग्जांपल आपको टास्क मिल जाता है, आपका सारा डाटा सेंटर फिजिकल सर्वर्स पे चल रहा है, तो आपको कहते हैं नहीं जी आप वर्चुअलाइजेशन का सोल्यूशन दें हमें और सारे सेटअप को मूव करें, माइग्रेट कर दें उस पे वर्चुअलाइजेशन पे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम नॉर्मली यहाँ पे क्या इसको कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे थे 1/3, ठीक है। 1/3 से आपकी क्या मुराद है कि आपके पास मिनिमम यहाँ पे नंबर ऑफ सर्वर्स कितने होने चाहिए, 3, ठीक है। मिनिमम आपके पास नंबर ऑफ सर्वर्स होंगे 3 और हर सर्वर पे जो फ्री स्पेस होगी, स्पेस की बजाय मैं इसको रिसोर्सेज लिख देता हूँ, वो आप 1/3 इसमें रिसोर्सेज फ्री रखेंगे। फॉर एग्जांपल आप मेमोरी की अगर बात करते हैं, अगर आपने 64 GB इसमें रैम रखी हुई है, आपके फिजिकल सर्वर में 64 GB रैम है, तो उसमें क्या होगा, आपके एटलीस्ट आपने उसमें 1/3 जो भी रैम होगी वो आपने फ्री रखनी, ठीक है, जो कि हमारी ऑलमोस्ट 21-22 GB बन जाती है। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप इसमें सीपीयू की बात करते हैं या चूंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट है तो मैं इस पे भी सीपीयू लिख देता हूँ। तो अगर आप इसमें 8 सीपीयूज यूज कर रहे हैं तो आप इसमें से एटलीस्ट क्या करेंगे, जो 3 सीपीयूज हैं आपके वो आप इसमें फ्री रखेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आपका क्या बड़ा एफिशिएंटली चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मेरे पास क्या है, बेसिकली 3 डिफरेंट सर्वर्स हैं, ठीक है। एक मेरे पास सर्वर ये है, दूसरा ये लग गया और तीसरा मैंने ये लगा दिया। अब तीनों पे मैंने क्या किया, बेसिकली 1/3 इतने मेरे रिसोर्सेज जो अपने यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है ना, ये मैंने फ्री रखे हुए हैं। इन एन केस में कहता हूँ जी मेरे पास जो सर्वर 1 है, इस पे बेसिकली क्या हो रहा है, मेरे पास 3 सर्वर्स रन हो रहे हैं, या हम यहाँ पे वर्चुअल में क्या कहते हैं, इसमें वर्चुअल मशीन बोल रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह मैं कहता हूँ यहाँ पे सर्वर 2 है, इस पे मेरे पास बेसिकली 2 डिफरेंट सर्वर्स या वर्चुअल मशीन्स रन हो रही है, ठीक है ना। और ये मेरे पास एक थर्ड सर्वर है, इस पे मैं कह लेता हूँ मेरे पास सिर्फ एक ही सर्वर रन हो रहा है, ठीक हो गया। अब क्या होता है, किसी वजह से कोई भी रीजन है, मेरा जो एक सर्वर है वो डाउन हो गया, ये क्रैश कर गया। अब उस सूरत में क्या होगा, इस पे जो मेरी 3 वर्चुअल मशीन रन हो रही है वो क्या करेगा, फौरी तौर पे हमने बेसिकली इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशंस की भी होती हैं, ठीक है ना, जिसको हम एचए बोलते हैं, हाई अवेलेबिलिटी, वो हमने सेटअप की भी होती है। दूसरा हम इस पे डीआर कहते हैं उसको, डिजास्टर रिकवरी, वो हमने सेटअप की भी होती है सारी। तो उसको बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे ही उसमें किसी को कोई इशू आता है तो हाँ, वो क्या करेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास ये डाउन हुआ है सर्वर,
तो वो इस पे जितने भी हमारे वर्चुअल मशीन रन हो रही हैं वो ऑटोमेटिकली उनको वो चेक करेगा रिसोर्सेज किसके पास हैं, वो ऑटोमेटिकली उधर मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी इसमें से 2 मशीन उसने यहाँ पे मूव कर दी हैं। ठीक है, और एक उसने वर्चुअल मशीन क्या की है यहाँ पे मूव कर दी। ठीक है जी, तो इस तरह से फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, अगर आपका ये सर्वर डाउन हो जाता है तो जाहिर सी बात है जब तक आप उसको अप नहीं करें, फॉर एग्जांपल इसका कोई हार्डवेयर इशू आ गया या इसका ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इशू आ गया है, जब तक आप वो रिजॉल्व नहीं करेंगे उतनी देर डाउन रहेगा। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपको ये बेनिफिट होता है विद इन नो टाइम आपके वो ऑटोमेटिकली मशीन्स बाकी सर्वर्स पे मूव हो जाती हैं और आपको डाउन टाइम फेस करना नहीं पड़ता। ठीक हो गया? कॉन्सेप्ट समझ आया इसका या नहीं आया? सर समझ आ गया। उसकी सेटिंग जो है वो पहले से मतलब डिफाइन करनी पड़ती है इसकी। हाँ जी, जब हम ये सारा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो हम ये सब कुछ सेटअप करते हैं। ठीक है ना, वो जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने वर्डिंग यूज की जिसको यहाँ पे बोल रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने वर्डिंग यूज की है, इसमें एक मैंने HA की वर्डिंग यूज की थी, उसको हम हाई अवेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी मैंने DR वर्ड यूज किया। ठीक है, तो इसमें ये सारी सेटिंग्स होती हैं। एक इसमें एक और चीज यूज होती है FT के नाम से, हम उसको फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सेटअप करते हैं। FT को नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं जब हम इसका नेटवर्क का सेटअप कर रहे होते हैं, उसमें हम मल्टीपल निक कार्ड्स इसमें ऐड कर देते हैं कि इन केस आपका एक कार्ड इशू कर जाता है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे कार्ड पे आपकी जो ट्रैफिक है वो स्विच कर देता है विदाउट एनी डाउन टाइम। इस सूरत में जो नीचे हमने सिनेरियो डिजाइन किया है कि हमने 3 सर्वर्स लगाए हैं, हमारे ये जब सर्वर डाउन हुआ है तो हमारी मशीन्स बाकी 2 सर्वर्स पे मूव हुई है, तो उसमें बेसिकली आपको सिर्फ एक पिंग ड्रॉप मिलता है। क्या होता है? ओनली सिंगल पिंग ड्रॉप। ठीक है, वो भी उस सूरत में जब आपका नेटवर्क स्विच हो रहा होता है इन मशीन्स पे। अगर आप पिंग लगा के रखें और आप अगर टेस्टिंग कर रहे हैं तो अपना एक सर्वर डाउन करके देखें, तो आपको एक सिंगल पिंग ड्रॉप मिलेगा, उसके बाद आपकी वो सारी स्मूथ चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये आपके अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की बात की जाए तो एक सिंगल पिंग ड्रॉप है वो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है ना? ठीक। अच्छा, यहाँ पे हम अपना सेशन क्लोज करते हैं। कल इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है सर, ठीक। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।